सर हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब केस स्टडीज के ये बड़े बड़े पैराग्राफ हमारे सामने आए तो हम उनको देख के क्या करें। बच्चा कुछ इस तरीके के सवाल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। आपका पेपर बहुत ही नजदीक है बिजनेस स्टडीज का और बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं और मुझे मेल कर रहे हैं कि सर केस स्टडीज करवाइए, केस स्टडीज करवाइए, सर केस स्टडी की कुछ ऐसी टिप्स बताइए, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताइए जिसके द्वारा हम आसानी से केस स्टडी को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले मैं बच्चों से कहता हूं कि यार केस स्टडीज को करने का सबसे आसान तरीका है 3 स्टेप्स को फॉलो करना। पहचानो, पढ़ो और लिखो। सबसे पहले आपको पढ़ते ही केस स्टडीज को पहचानना है कि वो किन चैप्टर से आ रही हैं और फिर उनको तुरंत ही लिखना शुरू कर देना है। अब देखो यार, मेरे पास कोई ऐसा रामबाण उपाय नहीं है या मेरे पास कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जो मैं आपको दे दूं और आप उसको अपना लें और केस स्टडी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। मेरे पास जो तरीका है वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है और वो तरीका है मेहनत का। सबसे पहले बेटा एक बात को समझिए कि अगर आपको सिलेबस पे पकड़ होगी, अगर बिजनेस स्टडीज आपने अच्छे तरीके से मुझसे पढ़ी होगी और वैसे भी अगर आपने पढ़ी होगी, रीडिंग वगैरह की होगी, अगर आपको कंटेंट के ऊपर क्लैरिटी होगी कि चैप्टर्स के अंदर लिखा क्या हुआ, ये रिक्रूटमेंट होता क्या है, ये सिलेक्शन होता क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर होते क्या है, तो आप किसी भी केस स्टडी को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा बहुत कंटेंट अभी भी बच गया है ना बेटा, तो उनको इन 2-3 चैप्टर्स को या ऐसे इन 2-3 टॉपिक्स को मेरे साथ फिनिश करो और इसके साथ साथ अपनी रीडिंग भी साथ में चलाते रहो। पॉइंट नंबर 1 बेटा। पॉइंट नंबर 2 यह है कि दिमाग से अभी आज की डेट में निकाल दीजिए कि आपसे नहीं होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप ये बड़े बड़े पैराग्राफ देख के डर जाते हो और आप ये सोचते हो कि मुझसे तो केस स्टडी बनेगी ही नहीं, मैं केस स्टडी को कभी जिंदगी में पहचान ही नहीं पाऊंगा और सही आंसर मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश किए बिना काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद बड़े बड़े पैराग्राफ देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग जब एक एक पन्ने के पैराग्राफ देखते हो तो डर जाते हो कि भैया ये तो पढ़ने में 15 मिनट लग रहा है, हम लिखेंगे कब। तो बेटा पढ़ने की अपनी एक रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास कि जल्दी से पढ़ा, जल्दी से हमने चैप्टर और टॉपिक को पहचाना और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। यहां पे चौथी चीज है कि भैया कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बेटा हमेशा कीवर्ड्स के साथ ही उसको पकड़ के रखें। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो कीवर्ड्स हैं कि वहां पे रूल्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से ही काम होता है, तो ये रूल्स और पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये कीवर्ड है, तो आपको इस कीवर्ड के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट और जब अपनी कॉपी में आंसर में लिख के आए ना, तो भी कीवर्ड्स के हिसाब से ही आपको लिख के आना है। अगली चीज, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम क्वेश्चन। बेटा जब भी केस स्टडी को देखें तो हमेशा क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, बाद में केस स्टडी को पढ़ें, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। सर आप हमको करके दिखाओगे क्या? हाँ बेटा बिल्कुल मैं आपको करके दिखाऊंगा। करके दिखाने के लिए आपको कहां ले चलना पड़ेगा, मुझे एक आपको क्वेश्चन पे ले करना पड़ेगा। बेटा कुछ इस तरीके से बड़ा सा पैराग्राफ मेरे सामने आया केस स्टडी का क्वेश्चन पेपर में और कुछ इस तरीके के इसके जो है क्वेश्चंस आ गए। तो सबसे पहले मैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो भैया एक केस स्टडी से मुझे 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड हियर। बेटा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था, तो मुझे यहीं पे ही आइडिया लग गया। अब यहां तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, लेकिन वहां पेपर में आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सोच लेना है कि हाँ भाई टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जो है वो FW टेलर ने दिए थे। टेक्निक कितने हैं? 7, 8, 9 टेक्निक्स हैं FW टेलर की। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन को मिला के 9 हो जाती हैं। फिर ऑल्सो नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पूछे जा रहे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं, नॉर्मल प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं भैया? हेनरी फ्योल ने दिए हुए हैं। तो चलिए ये भी आपको पता लग गया, एक आइडिया मिल गया कि ये हमारे सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एक आइडिया मिल गया आपको मोटा मोटा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे सेकंड चैप्टर से निकल के आ रहे हैं। अब आते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे, विच ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल टू सुरेश सिंस द कंपनी इज नॉट अलाउइंग हिम टू इंटरेक्ट विद द कंसर्न्ड वर्कर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या कह रहे हैं कि अब सुरेश के पास कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है जहां पे उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक वर्कर से बात करने के लिए। तो अब सुरेश क्या करेगा? बेटा यहां पे मुझे हल्की हल्की जो स्मेल है ना, वो पता है किसकी आ रही है? स्केलर चेन और गैंग प्लैंक की आ रही है। गैंग प्लैंक में ही जब अलाउ नहीं करते हैं बात करने के लिए, तो वो गैंग प्लैंक कर देता है, यानी कि फांद के चला जाता है दूसरी ओर और जाके उससे कर लेता है बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। तो मुझे हल्की सी स्मेल आ रही है। फिलहाल मैं एक ऐसा स्टूडेंट ही देख रहा हूं, ऐसा टीचर नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल स्टूडेंट हूंगा ना, तो भी मुझे ऐसी हल्की सी महक आ जाएगी यहाँ पे स्केलर चेन और गैंग प्लैंक की। फिलहाल मैं जल्दी से केस स्टडी पढ़ लेता हूं। तो अब जब आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया ना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तुरंत इसको केस स्टडी पे आ जाइए और फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी केस स्टडी को रीड कर लीजिए। चलिए मेरे साथ रीड करते हैं।
सुरेश वर्क्स इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ईच बल्ब विच इज मैन्युफैक्चर्ड इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी। हर बल्ब स्टैंडर्ड साइज का और स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनता है, ठीक है। फर्दर इफ देयर इज एनी रिक्वायर्ड टाइप ऑफ अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर देन इट्स प्रोडक्शन स्टॉप। अगर ऐसा कोई बल्ब बन रहा है जो अनरिक्वायर्ड है तो उसका प्रोडक्शन तुरंत रोक देते हैं। Last month, when the company came to know that 10-watt bulbs were no more liked by the customers, their production was stopped. पिछले महीने ऐसा ही हुआ था, कंपनी को पता लगा कि 10 वॉट की जो बल्ब है वो कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रही है, तो उनके प्रोडक्शन को तुरंत रोक दिया गया। वो परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है और परचेज डिपार्टमेंट में काम करते करते हिज जॉब इज टू परचेज द फिलामेंट रिक्वायर्ड टू मेक द बल्ब। उसका काम था परचेज डिपार्टमेंट के अंदर फिलामेंट्स को परचेज करना जिससे कि बल्ब बनती है। दिस टाइम व्हेन ही परचेजेस द फिलामेंट ही गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेलर दैट सम स्पेशल केयर नीड्स टू बी टेकन इन द फर्स्ट आवर ऑफ फिक्सिंग द फिलामेंट इनसाइड द बल्ब। क्या कहा जा रहा है कि जब वो बल्ब लेने जाता है, जब वो फिलामेंट लेने जाता है तो उसको पता लगता है कि इस बार जो मैंने फिलामेंट खरीदे हैं जब भी वो बल्ब में फिट होंगे तो उनको स्पेशल केयर की जरूरत है, और यही बात उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को बतानी थी, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि उसको सेलर उसको ये पता लगा कि स्पेशल केयर लेने की जरूरत है, और जैसे ही फिक्स किया जाए फिलामेंट को बल्ब में तो केयर करने की जरूरत है। सुरेश नोज दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू इमीडिएटली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सुरेश को पता था कि ये जानकारी, क्योंकि सुरेश था परचेज डिपार्टमेंट का, ये जानकारी तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। However, he finds that his company's policies only allow him to give the message to his immediate boss. लेकिन उसको पता लगा कि क्योंकि उसकी कंपनी में अलाउ नहीं किया जाता है, उसकी कंपनी में सिर्फ ये अलाउ है कि वो अपने इमीडिएट बॉस तक ही बात पहुंचा सकता है। मैंने आपसे क्या बोला था कि मुझे हल्की सी महक जो है वो स्केलर चेन की आ रही है और गैंग प्लैंक की आ रही है। तो देखिए ये जो मेरी महक है, ऐसा स्टूडेंट मैं बता रहा हूं बेटा, ये ऐसा नहीं कि मैं केस स्टडी पहले से ही पढ़ के आ रहा हूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। बेटा क्वेश्चन पढ़ने से फील हो जाता है कि किस चैप्टर से पूछा गया, ठीक है, समझ गए। हु विल फर्दर पास दिस मैसेज टू हिज बॉस। तो क्योंकि ये सुरेश अपने बॉस को बोलेगा, इनका बॉस अपने बॉस को बोलेगा, उनका बॉस अपने बॉस को बोलेगा और हमारा काम हो जाएगा। बेटा हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब एक बात बताइए यहां पे मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है? मेरे हिसाब से यहां पे सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है और स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक को फॉलो किया जाता है। क्योंकि यहां पे देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या कहते हैं कि एलिमिनेट कर दो अननेसेसरी वैरायटी को, तो कर दिया एलिमिनेट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्केलर चेन का प्रयोग किया जा रहा है, और यहां पे अब सुरेश के पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो गैंग प्लैंक कर दे, वो जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सीधे बातचीत कर ले, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो गया? स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्केलर चेन और गैंग प्लैंक। मैंने आपसे क्या कहा था कि यही आंसर होंगे ना, तो देखो बेटा यही आंसर हो गया। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब तुमको क्या करना है, वर्ल्ड लिमिट के अनुसार। देखो तुमने सबसे पहले पढ़ा, फिर पहचाना और फिर लिखा। पहले मैंने पढ़ा केस स्टडी को और क्वेश्चन को, फिर पहचाना और फिर आंसर लिखना शुरू कर दिया। पहले मैंने कीवर्ड्स लिख दिए और फिर मैंने अंदर की राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। हेल्पफुल मिला ना तुम लोग को? हेल्पफुल लगाइए। अब सुनो, जब लिखना तो वर्ल्ड लिमिट के हिसाब से लिखना, यानी कि जितना पूछा गया है सिर्फ बच्चा उतना ही लिखना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के हिसाब से, जब 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो उस हिसाब से, और जब 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 200 वर्ड के लिमिट के जो है अंदर लिखना, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। बाकी लिखना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, लाइन वाइन छोड़ के पॉइंट पॉइंट में आंसर लिखना। ये सारी टिप्स काम आई कि नहीं आई? चलिए फिलहाल बच्चों कुछ ऐसे ही आपको केस स्टडीज को सॉल्व करना है। आप मेरी ईमेल आईडी नोट कर लो, harsh.suryavanshi@247.com। अगर आपको और भी कुछ डाउट होते हैं, ठीक है, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे वो डाउट लिख देना, सब्जेक्ट में डाल देना डाउट, और मैं उसके ऊपर एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, और ताकि सारे बच्चों की हेल्प हमारे हो जाए। तो अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर आप हमको केस स्टडीज प्रैक्टिस करवाओगे कि नहीं करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा। तो बेटा सेशन ये नोट कर लीजिए फटाफट से, 25 मार्च मंडे शाम को 6 बजे 3, 4, 6 मार्कर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबकी केस स्टडी मैं आपके लिए करवाने लाने वाला हूं। और आपको पता है कि बेटा यहां पे जैसे 6 मार्कर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34, इन 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस में चॉइस आती है, कोई भी 2 हो सकते हैं, तो 2 में चॉइसेस आती हैं। और जब बेटा चॉइसेस आती है ना तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं 6 नंबर में, और केस स्टडी भी आती है। सारी केस स्टडी नहीं आती। तो मैं आपको फिलहाल अपने सेशन में फिलहाल आपको सारी की सारी केस स्टडी करवाने वाला हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको वैसे भी सॉल्व कर ही लेते हो आप, ठीक है। तो ओनली ऑन कॉमर्स अड्डा 24/7 25 मार्च यानी कि होली वाले दिन 6 बजे मैं लेके आ रहा हूं आपको। शाम को सुबह होली खेल लो और शाम को मेरे साथ जुड़ जाओ।
मेरी इस मुहिम में, जहां पे मैं आपको पूरी केस स्टडीज को प्रैक्टिस करना सिखा दूंगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड होली की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।